एवरीवन। तो हमने कार्बन और इट्स कंपाउंड्स के बारे में बहुत पढ़ा अभी तक, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स, शेयरिंग ऑफ द बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, देन द मीथेन फैमिली, स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो आज हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है कि नेमिंग ऑफ एनी कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड IUPAC नॉमेनक्लेचर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 3 कार्बन कंपाउंड है हमारा, 3 कार्बन यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो यहाँ पे सभी में सिंगल बॉन्ड से, इसीलिए नाम के बाद हमने ज्वाइन किया है ANE। वैराज इस कंपाउंड में आप देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए नाम के बाद ENE। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए नाम के बाद YNE। और जब ये कार्बन से ब्रांच्ड हो जाते हैं तो नाम से पहले आइसो आता है, तो इसको हम कहते हैं आइसोमरिज्म, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ओके, तो फिर आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स का काम क्या होता है कि वो कार्बन कंपाउंड्स को एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है ROH, R यानी कि कार्बन स्केलेटन, ओके, एनी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, और उसके बाद हमने OH अटैच किया है तो उसको बन गया है वो अल्कोहल। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोपेन था पहले, जब ये अल्कोहलिक ग्रुप अटैच हुआ तो उसका बन गया है प्रोपेनॉल, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक हो गई है अल्कोहल्स की। वैसे ही अल्डिहाइड्स का रहता है, अल्डिहाइड्स का रहता है CHO यानी कि CH और O, आप देख सकते हैं H एंड डबल बॉन्ड O। फिर कीटोन्स का आता है CO, R के बीच CO, यानी कि इस कार्बन स्केलेटन के बीच वाले कार्बन को होता है डबल बॉन्ड O। कीटोन ग्रुप हमेशा मिडिल वाले कार्बन को ही होता है। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप देख सकते हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप RCOOH, R यानी कि कार्बन स्केलेटन, एंड C डबल बॉन्ड O एंड OH एज वेल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में OH भी होता है और डबल बॉन्ड O भी होता है। स्टूडेंट्स ज़्यादातर एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान में कैसे रखना है, एल्डिहाइड्स में सिर्फ डबल बॉन्ड OH रहता है, जहाँ की कार्बोक्सिलिक एसिड में OH भी रहता है, और इसके नाम के आगे आता है ओइक एसिड। कीटोन्स के नाम के आगे आता है 1, कीटोन के नाम में ही है 1, तो जिस नंबर के कार्बन पे हमें अटैच किया है वहां से आगे 1 लिखना है। अल्डिहाइड्स में भी नाम में ही भी है AL, यहाँ पे आप देख सकते हो अल्कोहल्स में भी OL, जो कि नाम में ही है। तो नाम से ही ज़्यादातर नेमिंग होता है। ओके, तो ये जो 4 फंक्शनल ग्रुप्स है ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है। यहाँ पे बाकी के भी दिए गए हैं, ईस्टर्स, ईथर्स वगैरह। हैलोजेंस भी एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है, तो हैलोजेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। हैलोजेंस के बारे में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे हैलोजेंस रहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो X से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इनमें से कुछ नहीं हो तो X से हैलोजेंस हो जाता है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो रहते हैं, अगर क्लोरीन आया तो हमारा आता है नाम के आगे, प्रीफिक्स आता है। ब्रोमीन भी नाम के आगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बाकी के फंक्शनल ग्रुप्स को सफिक्स से यानी कि नाम के बाद E को रिप्लेस किया गया है सब में, पर हैलोजेंस में क्या होता है कि प्रीफिक्स आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोरीन अटैच है तो क्लोरोप्रोपिन, यहाँ पे सेकेंड नंबर के कार्बन को ब्रोमीन अटैच है तो 2 ब्रोमोप्रोपिन। ये नंबरिंग जो रहता है वो नंबर ऑफ कार्बन रहता है, मतलब कौन से कार्बन को कहाँ पे अटैच्ड है। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 2 3 क्लोरीन कार्बन है, और सेकेंड नंबर पे क्लोरीन है और फर्स्ट नंबर पे ब्रोमीन। अब नेमिंग भी और काउंटिंग भी देर से करना है जहाँ पे इमीडिएट फंक्शनल ग्रुप अटैच हो वहां से, मतलब इस कार्बन को इमीडिएटली फंक्शनल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे है क्या, कहीं पे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं। तो 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। समझे? लेट्स ट्राई सम एग्जांपल्स। आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद सॉल्व करने की ट्राई करिए और मेरे साथ भी कीजिए। नाउ ब्यूटेनल हमें ड्रॉ करना है, तो ब्यूटेनल ड्रॉ कैसे करते हैं? तो फर्स्ट थिंग इज ड्रॉइंग द नंबर ऑफ कार्बन्स। तो ब्यूटेनल में होते हैं 4 कार्बन, सो लाइक दिस 1 2 3 एंड 4 कार्बन्स। नल यानी कि अल्डिहाइड होता है, अल्डिहाइड का होता है डबल बॉन्ड OH, और रेस्ट ऑफ द कार्बन्स को हम हाइड्रोजन से फुलफिल करेंगे। हमें डायग्राम के बाद देखना है कि हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हुई है या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो C 1 2 3 4 डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सो यहाँ पे 2 गए। ओके, लाइक आइसोप्रोपेनॉल, आइसो यानी कि ब्रांच्ड होगा स्ट्रक्चर, प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन्स, लाइक दिस वी कैन ड्रॉ। एंड नॉल यानी कि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल
तो एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है OH, एंड रेस्ट ऑफ द कार्बन विल हैव हाइड्रोजन्स लाइक दिस। आइजो भी हो गया और नॉल भी हो गया। नेक्स्ट इज 2-chloro-3-iopenteene। ओके, यहाँ पे अब 3 टाइप्स के हैं। पेंटीन यानी 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। ENE है इसीलिए अब यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, किसी भी कार्बन में डबल बॉन्ड हो सकता है। फिर 3 नंबर के कार्बन में आइडो है, मतलब 1 2 3, यहाँ पे होगा आइडो, और 2 नंबर के कार्बन पे होगा क्लोरो। अब अगर देखो तो यहाँ पे ये देखिए कार्बन की 1 2 हो गई, 3 4, इस भी 1 2 3 4 हो गई, 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ सकता है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ऐसा होता है हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस। इथेनॉइक एसिड बोला है, इथेन यानी कि 2 कार्बन, सो इथेन यानी कि 2 कार्बन। ऑइक एसिड का होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सो डबल बॉन्ड O और OH आएगा। प्रोपेन 2-1, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। सेकेंड नंबर के यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O क्योंकि कीटोन है। रेस्ट ऑफ द कार्बन हैज टू फुलफिल इट्स वैलेंसी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन्स। यहाँ पे आएगा क्या हाइड्रोजन? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस कार्बन के डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड इधर कार्बन के साथ है, तो यहाँ पे नहीं आएगा कोई भी हाइड्रोजन। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी सेम। समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट हमें कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं कार्बन कंपाउंड्स के। जब कार्बन कंपाउंड्स बर्न होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसको हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जब कार्बन सिंपली बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, जहाँ की जब हाइड्रोकार्बोनेट्स और हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं तो वाटर भी फॉर्म होता है अलॉन्ग विद द जनरेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, तो वो डिफरेंट तरीके से बर्न होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो सैचुरेटेड कार्बन्स नॉन सूती ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, वाइल अनसैचुरेटेड विल जनरेट येलो फ्लेम। ओके, एक्टिविटी दी गई है आपको, क्या करना है, नैफ्थलीन अल्कोहल और कैम्फर को बर्न करना है। बर्न करने के बाद आप देख सकते हो कि नैफ्थलीन जो है दैट इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सो इट विल बर्न विद येलो स्मोक। ओके, उसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड्स रहते हैं। वहाँ के अल्कोहल जो होता है दैट इज सैचुरेटेड। Camphor is also mostly saturated, but it has a cyclic ring, so it comes under unsaturated compounds. It is unsaturated, यहाँ पे लिखा है, बट उसके पास साइक्लिक रिंग होती है, तो ये येलो फ्लेम से बर्न होता है। अल्कोहल बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम विच शोज कंप्लीट कंबशन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं क्या? यस, तो क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कह सकते हैं, इसका मतलब है कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हम ऑक्सीजन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन दिस रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहना चाहिए जो कि ऑक्सीजन दे सकता है। ओके, सो KMnO4 में O4 जो है वो ऑक्सीजन दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एग्जाम्पल है, फैंटास्टिक एग्जाम्पल है, अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड का जब कन्वर्जन होता है अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहाँ पे आता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट हेल्प करता है। ओके, एक एक्टिविटी दी गई है आप लोगों को कि इथेनॉल को सिंपली वार्म करना है और पोटेशियम परमैंगनेट जो कि होता है पिंक कलर का वो ऐड करते जाना है। आपको ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे दी गए हैं मैंने, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक बार रिवाइज भी कर सकते हो। ओके, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पिंक कलर का होता है इथेनॉल में जाने के बाद वो कलरलेस बन जाता है। तो कलरलेस क्यों बन जाता है? क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट अपने ऑक्सीजन्स इथेनॉल को देकर उसका कन्वर्जन इथेनॉइक एसिड में कर रहा होता है। तो जब ये इथेनॉइक एसिड में टोटली इथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है, उस पॉइंट में हमें पोटेशियम परमैंगनेट का पिंक कलर रीअपियर होते हुए दिखाई देता है। ओके, तो ये बनी हमारी एक्टिविटी। नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन कहाँ पे होती है? अनसैचुरेटेड कार्बन्स में होती है। अनसैचुरेटेड कार्बन्स यानी कि डबल ट्रिपल बॉन्ड में होती है। और निकिल कैटलिस्ट यानी कि जो स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने दिया है कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस विदाउट इटसेल्फ गेटिंग चेंज्ड। ओके, फिर हाइड्रोजन एटम्स भी होने चाहिए क्योंकि एडिशन किसका होगा? फिर हाइड्रोजन्स का ही तो होगा। तो अनसैचुरेटेड टर्न्स टू सैचुरेटेड वंस। Okay, next is the example of addition reaction. तो vegetable oil on addition reaction gets converted into वनस्पति घी। जो वनस्पति घी रहता है that is an
सैचुरेटेड कंपाउंड, तो वेजिटेबल ऑयल इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो ये हो जाते हैं। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर ऑफ आयोडीन रिएजेंट। आयोडीन रिएजेंट क्या करता है, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहता है उसमें अपना कलर कलरलेस बन जाता है। ओके, वेराज जब ये सैचुरेटेड बन जाते हैं तो उसमें अपना कलर दिखाई देता है। तो एक आयोडीन टेस्ट भी है कि सब्सटेंस सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है चेक करने के लिए, या फिर एडिशन रिएक्शन कैरी ऑन हुई है कि नहीं हुई है ये चेक करने के लिए। Next is substitution reaction. Substitution reaction is a reaction in which hydrogen atoms of a saturated hydrocarbon are replaced by another atoms. Substitution in general होता है replacement reaction, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मीथेन जो है सैचुरेटेड है, पूरा का पूरा सैचुरेटेड है। यहाँ पे जब आप क्लोरीन ऐड करोगे तो एक Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा और दूसरा क्लोरीन जो होगा यहाँ के हाइड्रोजन के साथ जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। ये तो सिंपल रिएक्शन, और ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट काम करती है, क्योंकि सनलाइट जो होता है वो बॉन्ड्स ब्रेक करने में हेल्प करता है और वीक करने में हेल्प करता है। ओके, अब हमारा अगला एग्जांपल है इथेनॉल का। इथेनॉल जो कि है एक अल्कोहलिक ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज दी है, आप चाहे तो ये स्क्रीनशॉट करके ले सकते हो। ओके, इसका फॉर्मूला है C2H5OH। ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इथेनॉल मिक्सेस विथ वाटर क्वाइट वेल, सो इट इज अ गुड सॉल्वेंट। उसके पास OH फंक्शनल ग्रुप रहता है, and it is a colorless clear liquid with a characteristic pleasant odor and burning taste. Okay, ethanol has a melting point of 15156 Kelvin and boiling point of 351 Kelvin. These are some basic properties. Then the reactions of ethanol include the reaction with sulfuric acid with sulfuric acid. यहाँ पे क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इस इथेनॉल में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है और डिहाइड्रेशन रिएक्शन कैरी ऑन होती है, और ये डिहाइड्रेशन के बाद हमें सैचुरेटेड का अनसैचुरेटेड कार्बन मिल जाता है। इथेनॉल फिर सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस रिलीज। ये सिर्फ जो है सोडियम मेटल है इसके साथ ही होता है, मैग्नीशियम मेटल या अदर मेटल्स के साथ नहीं होता। ओके, एक हमको एक्टिविटी भी दी गई है। यहाँ पे आप पीएच पेपर के साथ हमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट करना है पीएच पेपर के साथ एंड ऑल्सो लिटमस पेपर के साथ। ओके, तो क्या करना है, लिटमस पेपर यानी क्या होता है और पीएच पेपर यानी क्या होता है। लिटमस पेपर इज अ पेपर दैट शोज इफ अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, whereas pH paper shows how much acidic substances or how much basic substances। यहाँ पे जो मैंने दी गई है दिस इज अ पीएच स्केल। तो ये पेपर हमें बताता है कि कौन सा एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अब नाम से आपको पता चलता है कि दोनों भी एसिडिक है, इसलिए लिटमस टेस्ट में ये दोनों भी रेड दिखाएंगे, राइट। ब्लू पेपर विल चेंज टू रेड ऑटोमेटिकली, वरस जो पीएच पेपर रहता है उसमें आप अलग देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 मोलर HCl जो है वो रेड कलर दिखा रहा है पीएच पेपर पे, वेराज एसिटिक एसिड जो है वो अराउंड 2 to 4 पीएच रहता है उसका, तो वो ऑरेंज से येलो पीएच दिखाएगा, आपको कलर दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड जो है वही एसिटिक एसिड है। इट इज अ वीक एसिड एंड मेड अप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि इन विंटर इट टोटली फ्रीजेस टू फॉर्म आइस। देन 5% of acetic acid becomes vinegar when added to water. Okay, and it is slightly heavier than water and has a density of 1.05 gram per centimeter cube. Then its boiling point is 118 degrees Celsius and 160 degrees Celsius. Its structure is like C triple bond H and C double bond OOH, and its structural formula is CH3COOH because it is a carboxylic acid. ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है इथेनोइक एसिड की। Now there is another activity, that is we have to take 1 ml of pure ethanol in a test tube and add 1 ml of pure ethanoic acid to it and warm the test tube and add H2SO4 in it। तो ये एक्टिविटी हमें क्या बताती है कि एक जो स्मेल रहता है इसमें से क्रिएट होता है, तो वो स्मेल इज नथिंग बट ईस्टर्स। ओके, ईस्टर्स का वो स्मेल रहता है, तो यहाँ पे मैंने दिया है ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। व्हेन अल्कोहल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ईस्टर्स आर फॉर्म्ड। दे आर स्वीट स्मेलिंग एजेंट्स, दे आर यूज्ड इन perfumes, flavoring agents, essences, etc. Okay, and the chemical reactions I have given here, you can draw these esters.
ओके, इससे सिंपली सी डबल बॉन्ड ओ रहता है बीच में और साइड्स में कार्बन के स्केलेटन्स जो कि ये है वही आते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का भी यहाँ पे आता है, ऐसे आ सकता है। ओके, एंड द वाटर इज बीन रिमूव्ड। ये सिंपल रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन की। नेक्स्ट इज सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन यानी एस्टरिफिकेशन का बराबर उल्टा रहता है। मतलब क्या होता है कि जब हम एस्टर्स को NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो उसमें से हमें मिलेगा इथेनॉल और सोडियम इथोनेट मिलेगा। सोडियम इथोनेट जो रहेगा दैट इज नथिंग बट कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट रहता है। ओके, सो दैट इज नथिंग बट द बेस ऑफ सोप। ओके, नेक्स्ट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। मैंने यहाँ पे दिखाई है सोप इज अ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ प्रोसेस कॉल्ड सपोनिफिकेशन, जैसे कि हमने पहला देखा। Okay, there are sodium or potassium salts of carboxylic acid. So soap molecule consists of a chain of carbon atoms where one end is the hydrophobic and another is the hydrophilic. आप ये देख सकते हो डायग्राम, इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये जो है वो कार्बोक्सिलिक चेन है जो कि है हाइड्रोफोबिक, यानी कि वो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करती, जबकि ये Na जो है गोल है वो है हाइड्रोफिलिक एंड, जो कि हमारे डर्ट को लेकर वाटर के साथ मिक्स हो सकती है। ओके, तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि वो सोप का एक्शन कैसा रहता है। तो ग्रीस और डर्ट जो रहता है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल है और हाइड्रोफिलिक हेड है। ओके, तो वो जो हाइड्रोफोबिक टेल रहती है वो डर्ट मॉलिक्यूल के ऐसे ट्रैप करती है बीच में। ओके, और जो हाइड्रोफिलिक एंड्स रहते हैं वो पानी जब हम डालोगे तो पानी के साथ वो निकल जाती है, माइसेल्स फॉर्म होते हैं, माइसेल्स। ओके, नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। ये एक्चुअली CBSE वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये लिख के ले सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। SSC वालों के लिए तो कुछ है ही नहीं ऐसा डिटर्जेंट्स या सोप का डिफरेंस वगैरह, बट आपके जनरल नॉलेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एन एक्टिविटी, हमें देखना है सोप और डिटर्जेंट्स का डिफरेंस, ये भी और CBSE वालों के लिए। लेट अस चेक द अमाउंट ऑफ फोम फॉर्म बाय soap in hard water and compared it with the foam formed by soap in distilled water. So hard water contains sulfates and chlorides of calcium and magnesium. Hence this salt displaces sodium from the soap and forms fatty acids of magnesium and calcium. These salts are insoluble and deposit on the bottom of scum. As a result, less soap is available to form the foam. Okay, तो foam as such बनता नहीं है hard water या distilled water में because of the soap. बिकॉज वो सोप क्या करता है, हार्ड वाटर के जो आयंस रहते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम उनके साथ बॉन्ड फॉर्म करके खुद ही सेटल हो जाता है। ओके, तो कंपैरेटिवली अगर इसमें ही पूछा है तो कंपैरेटिवली हार्ड वाटर में बनेगा पर डिस्टिल्ड वाटर में भी नहीं बनेगा। वेराज अगर आप डिटर्जेंट्स ऑफ सोप के बारे में बोल रहे हो तो फिर डिटर्जेंट में बहुत ज़्यादा बनेगा, क्योंकि डिटर्जेंट्स जनरली कंसिस्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम एसिड विद ब्रोमाइन और क्लोराइड्स। दिस डू नॉट रिएक्ट विद द आयन प्रेजेंस इन वाटर, जैसे कि सोप कर रहा था वाटर के साथ रिएक्ट, वैसे ये डिटर्जेंट्स नहीं करते। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉलीमर्स विच इज फॉर SSC बोर्ड और CBSE बोर्ड के लिए ये पॉइंट नहीं है आपके सिलेबस पे, फिर भी आप चाहे तो ये जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। तो पॉलीमर्स आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मोनोमर। Carbon has an ability to form covalent bonds with each other, resulting in the formation of polymers. Natural polymers of carbon include rubber and cellulose. There are many man-made polymers as well. Example polythene, PVC, etc. are some of the man-made polymers. यहाँ पे मैंने ये चार्ट दिया है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी रहेगा। ये बहुत मतलब ईजी है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीथीन जो मॉलिक्यूल है, इथिलीन के n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से ये पॉलीथीन मॉलिक्यूल बन गया है। ओके, समझे आप। और पॉलीस्टीरीन में भी सीरीन जो मॉलिक्यूल है, ये सीरीन के n नंबर्स से अटैच होने के बाद थर्मोकॉल्स बन गए हैं, ऐसे ही बाकी के हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगले वीडियो में आई विल बी गिविंग यू द वन शॉट वीडियो ऑफ होल कार्बन कंपाउंड लेसन। उसमें मैं बताने वाली हूँ इम्पोर्टेंस, क्वेश्चन आंसर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस, एंड आपके पेपर के लिए जैसे इजी कंसेप्ट है वैसे मैं बताने का ट्राई करूँगी। या दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।